हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिलेटेड टू मद्रास हाई कोर्ट के जो कोर्ट प्रोसीडिंग हो रही थी, तो यहाँ पे एक दावा किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से कि जो भी मद्रास कोर्ट की जो ऑरल प्रोसेसिंग हो रही थी उसका जो है मीडिया को रिकॉर्ड करनी देनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को एक्चुअली जो है डिसमिस कर दिया है। तो मेनली यहाँ पे देखिए कि जो फंडामेंटल राइट्स के जो आर्टिकल 19 है, तो आर्टिकल 19 से ये रिलेटेड है। जो जो राइट टू फ्रीडम के बारे में हम लोग के बोलते हैं, जो 6 अलग अलग क्लॉजेस है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो फंडामेंटल राइट्स है रिगार्डिंग कोर्ट की जो प्रोसेसिंग होने वाली है, प्रोसेसिंग होती है, उसको जो मीडिया रिकॉर्डिंग से क्यों रिलेट किया जा सकता है, इसके फंक्शनलिटी कैसे करनी चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आपके इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। और इस वीडियो का जो नोट है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो मेनली यहाँ पे क्या हुआ कि रिसेंटली काफी राज्यों में जो विधानसभा के इलेक्शंस हो गए थे, तो यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट के जो जजेस है, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यहाँ पे कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस टाइम में जहाँ पे कोविड 19 की जो सेकेंड वेव बहुत ही तेज रफ्तार से जो है इंडिया में यहाँ पे जा रही है, तो उस टाइम में इलेक्शंस को हेल्प नहीं करनी चाहिए थी। और उसी दौरान जो है मद्रास हाई कोर्ट के जजेस ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक काइंड ऑफ मर्डर भी ये बोला है, जो भी विधानसभा के इलेक्शंस जो है चुनाव करवाए गए थे। तो ये बोला गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पे पूरी तरीके से रेस्पॉन्सिबल है। जो भी जगहों पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो विधानसभा इलेक्शंस हुई थी, काफी ज्यादा रफ्तार पकड़ चुकी है कोविड 19 की सेकेंड वेव। तो इसके हिसाब से जो भी प्रोसेसिंग हो रही थी, उस प्रोसेसिंग की जो मीडिया कवरेज जो होनी चाहिए, उसके बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये बोला है कि उसकी जो मीडिया की रिपोर्टिंग या फिर जो मद्रास हाई कोर्ट में जो भी प्रोसेसिंग चाहिए उसकी मीडिया रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे हम जो फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 19, जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो यहाँ पे 6 अलग अलग क्लॉजेस है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि रियल टाइम रिपोर्टिंग जो कोर्ट के अंदर जो प्रोसेसिंग होती है, उसके ऑरल एक्सचेंजेस जो कोर्ट रूम में होती है बिटवीन जजेस और लॉयर्स के, ये एक राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो अगर आप देखेंगे आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक जो फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया जाता है, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है आर्टिकल 9 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को गारंटी करती है। तो यहाँ पे बोला जाता है विथ नई टेक्नोलॉजी के सहारे जब ये रियल टाइम रिपोर्टिंग होती रहेगी, अलग अलग सोशल मीडिया फोरम्स में इसकी अपडेट्स होती रहेगी, तो ज्यादा से ज्यादा वाइडर ऑडियंसेस को इसके बारे में जो इसके डिक्लेरेशन के बारे में, इसकी जो भी नतीजे हुई उसके बारे में डिटेल में जानने को मिलेगा। तो लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक और भी बात बोली है, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ साइल्ड सेक्सुअल अब्यूज और जो मार्शियल इश्यूज के, ये दोनों केसेस में कोर्ट की प्रोसेसिंग को जो है मीडिया रिपोर्ट नहीं कर सकती है। तो इसके अगर हम लोग फंक्शनलिटीज के बारे में भी देखेंगे, तो देखिए कि कोई भी जो जुडिशियल प्रोसेस है भारत में, ये क्या होती है, एक सब्जेक्ट टू पब्लिक स्क्रूटनी, यानी कि पब्लिक को यहां पे जाननी चाहिए कि किस तरीके से उस नतीजे पे पहुंचा है। यानी कि जो भी इनमें एग्जामिन्स किए गए हैं, आर्गुमेंट्स हो, जो भी प्रूफ्स हो, यहाँ पे जो भी चीजों को एग्जामिन करने के बाद, मान लीजिए कि यहाँ पे जब सब चीजों को एग्जामिन करने के बाद यहाँ पे जो अगर सुप्रीम कोर्ट के भी बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे ऑड नंबर की बेंचेस बैठती है, या तो 3 जजेस की बेंच बैठती है या फिर 5 जजेस की बेंच बैठती है। यानी कि अगर कुछ पर्टिकुलर इश्यूज पे राय देना हो, तो वो राय इक्वली दिया जा सके। यानी कि अगर 3 बैठे तो 2 एक राय टॉपिक पे देंगे यस या तो नो, और अगर 5 बैठे तो 5 में से 3 किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे देंगे यस या फिर नो, और 2 यस या फिर नो। यानी कि नतीजा आना ज्यादा
इक्वल होगा। तो इस प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और अकाउंटेबल होनी चाहिए, यानी कि किस बेसिस पे ये नतीजा दिया गया है, ताकि देश की जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, ये एक जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, ये जो लोगों की सिटीजन्स की उसमें फेथ आ सके, यानी कि कैसे प्रोसेस के जरिए कोर्ट ने प्रोसीड किया है, ये नतीजा दिया है, ये पब्लिक का जानने का हक होती है। तो इसका जो है यहाँ पे जजेस जो भी यहाँ पे लॉ के थ्रू किस प्रोसेस में यहाँ पे लेके आ जा रहे, कौन से आर्गुमेंट्स है यहाँ पे, विच प्रोबेबिलिटी जो है यहाँ पे, उसके भी जानना यहाँ पे बहुत फर्ज बनता है। तो देखिए देश में यहाँ पे 3 सिस्टम होती है, एक होती है एग्जीक्यूटिव, एक होती है लेजिस्लेचर और दूसरी होती है, तीसरी होती है जुडिशरी। यानी कि एग्जीक्यूटिव जो नियम का पालन करती है, लेजिस्लेचर जो नियम बनाती है और जुडिशरी जो इस नियम को एग्जामिन करती है, उसके पर नतीजा चुनाती है। तो यहाँ पे पब्लिक इंफॉर्मेशन के हिसाब से जुडिशरी जो काम कर रही है उसके बारे में भी लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो करती है वो पब्लिक को पता होती है। तो लेजिस्लेचर जुडिशरी को भी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की तरीके से ही यहाँ पे जो है पब्लिक को बतानी चाहिए कि एक्चुअली प्रोसेसिंग्स क्या हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए एजुकेशनल पर्पसेस के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी सिटीजन्स जब कोर्ट के प्रोसेसिंग यहाँ पे सुनेंगे तो एजुकेशन पर्पस के लिए भी यहाँ पे सिटीजन्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है लॉ किस तरीके से अप्लाई होती है उसके बारे में भी पता लग सकता है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, साथ में ही हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसे कि आप लोगों ने जो इंडियन पॉलिटी के बुक्स में डेफिनेटली पढ़ा होगा, यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो आर्टिकल 324 में मेंशन किया गया है। तो इसमें देखिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यूनियन और स्टेट इलेक्शन प्रोसेस को एडमिनिस्ट्रेट करती है। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया था 24 जनवरी 1950, जिसको नेशनल वोटर्स डे भी कहा जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहां पे इलेक्शन जो चुनाव करवाती है, लोकसभा की चुनाव करवाती है, राज्यसभा की चुनाव करवाती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की चुनाव करवाती है और उसके साथ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की भी देश में चुनाव करवाती है। लेकिन एक चीज देखिए कि जो 3 टियर गवर्नमेंट होती है उसमें जो पंचायत या म्यूनिसिपैलिटीज की जो इलेक्शंस होती है उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं करती है, उसको कंडक्ट नहीं करती है। तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने एक सेपरेट प्रोविजन रखा है, यानी कि जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है उसको जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी की इलेक्शंस को कंडक्ट करती है। छोटी छोटी पॉइंट है यहाँ पे, किसी भी एंगल से आपको एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। जब ऐसे खबर आपको मिले तो मान लीजिए कि उससे रिलेटेड कुछ चीजें प्रीलिम्स या फिर मेंस में आपको पूछे जा सकते हैं, तो उसको रेसिप्रोकेट करने के लिए डेफिनेटली आपके पास यहाँ पे टेक्निकल नॉलेज और इंफॉर्मेशन होनी बहुत जरूरी है, तभी आपके आंसर्स और भी मेच्योर्ड होंगे। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो मद्रास हाई कोर्ट की प्रोसेसिंग्स को जो मीडिया कवरेज लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी दाखिल की थी, उस अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने जो है नामंजूर कर दिया है। तो आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।